Hello everyone, welcome back to Literature IQ Education. In today's class, we are going to discuss about the early Renaissance and humanist drama. अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं नहीं देखी हैं तो प्लीज इस क्लास से पहले आप वो देखें ताकि आपको एक सीक्वेंस में जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये क्लास समझ में आ जाए. So let's start with early Renaissance and humanist drama and the time period is 1550 to 1580. So this is very important from your exam point of view that early Renaissance, what is early Renaissance and the humanist drama. So let's make it clear. From this, what is early Renaissance? As we have studied in our previous class, जिसमें हमने देखा कि कैसे उनकी जो फिलॉसफी है वो बिब्लिकल थीम्स के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी और कैसे जो है वो थियोसेंट्रिक अप्रोच को लेकर के अपने वर्क्स को लिखा करते थे. जो एंशिएंट टाइम में जो राइटर्स हुआ करते थे, मिडाइवल पीरियड में जो राइटर्स हुआ करते थे, जो मैंने अब तक जो क्लासेस हुई हैं उनमें काफी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है. तो आप देखिए जो मोरालिटी प्लेज हैं, जो हमारे मिस्ट्री प्लेज हैं, उनके अंदर हमने देखा कि उनकी जो अप्रोच हुआ करती थी व्हाइल राइटिंग वो डायडैक्टिक प्लस उनकी जो अप्रोच है थियोसेंट्रिक थी. यानी वो बाइबल जो स्टोरीज हैं उनको जो है ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया करते थे. सो आज की जो अर्ली रेनेसां है इसमें आप देखेंगे कि जो उनकी थियोसेंट्रिक जो राइटर्स की पहले थियोसेंट्रिक जो अप्रोच हुआ करती थी मिडाइवल पीरियड में, अब वो किस पे बेस्ड हो गई? वो एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गई. यू नो एंथ्रोपोसेंट्रिक मींस जो ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड होती है. यस, जैसे आप एलिजाबेथन पीरियड में या अर्ली रेनेसां की आप बात करेंगे तो वहां पर जो राइटर्स थे वो अब किसकी बात करने लग गए थे? ह्यूमन पोटेंशियल की और रीजन की बात करने लग गए थे. तो हम देखेंगे कि डॉक्टर फोस्टस में कैसे जो है रीजन और ह्यूमन पोटेंशियल की बात की गई है. उसके बाद इनके जो थीम्स है, जैसे हम बात करें मिडाइवल पीरियड में यानी बिफोर दिस एरा जो हमारा पीरियड था उसमें हम लोग किसकी बात कर रहे थे? लाइव्स ऑफ सेंट्स की बात कर रहे थे. मिस्ट्री प्लेस के अंदर जो है मोरालिटी प्लेस के अंदर मोरालिटी, सिर्फ मोरालिटी की हम लोग बात कर रहे थे, एजुकेट करने की कोशिश कर रहे थे बाइबल के बारे में, है ना. अब जो इनके थीम है वो क्लासिकल रिवाइवल के साथ साथ ह्यूमन एक्सपीरियंस की भी बात करने लग गए, जैसे ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, ह्यूमन वर्सेस फेट, ह्यूमन वर्सेस रीजन. इनकी बात जो है यानी अब जो है ह्यूमन के ऊपर बेस्ड जो है उनकी राइटिंग्स होने लगी. इन्फ्लुएंस जो है वो क्या था इनका? एक्चुअली क्या था, जो ह्यूमैनिस्ट राइटर हुआ करते थे दे स्टडीड द ओरिजिनल टेक्स्ट. अब देखिए ये नहीं है कि दे हैव some kind of modern thoughts and ideas about the human, बट उनकी जो राइटिंग्स है उनमें हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स. तो आप देखेंगे ना कि जैसे कुछ कॉमेडीज इन्होंने लिखी थी, कॉमेडीज टेरेंस एंड प्लॉटस से इंस्पायर्ड होकर के लिखी थी. टेरेंस एंड प्लॉटस ये राइटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे. तो इन राइटर्स ने जो कॉमेडीज लिखी थी उन कॉमेडीज को जो है ये अपने टेक्स्ट के अंदर स्टडी करके और उनको अल्यूजन्स के रूप में डालने लग गए थे. जैसे कि हम बात करें ट्रेजेडीज, क्योंकि आपको पता है जो उस टाइम पे इस टाइम पे अर्ली रेनेसां में जो ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ये जो है एक कह सकते हो डोमिनेंट जॉनरा जो है यूज किया जाने लगा था. ये इंस्पायर्ड था इनका सिनेका से. आगे चलकर हम देखेंगे भी कि क्यों जो है वो ट्रेजेडी को सिनेकन ट्रेजेडी के रूप में लिखने लगे थे. बेसिकली वी नो कि यहां से ह्यूमन पोटेंशियल और रीजन की बात की जाने लगी थी, इंडिविजुअल पे फोकस किया जाने लगा था. और अब जो उनकी राइटिंग्स है वो क्या थी? क्लासिकल रिवाइवल के साथ साथ ह्यूमन एक्सपीरियंस की भी बात करने लगी थी. ना सिर्फ जैसे एंशिएंट टाइम में क्या होता था, दे वर टॉकिंग अबाउट द गॉड, गॉड्स प्लान, कि गॉड जो है वही इस यूनिवर्स को चला रहे हैं, या फिर गॉड जो है वो जो करेंगे वही होगा, है ना, लाइक दैट. लेकिन अब जो है ह्यूमन जो करेगा उसका आउटपुट उसे मिलेगा, ना कि गॉड जो करेगा उसका आउटपुट. ठीक है, तो आप इस बात को, इस डिफरेंस को समझेंगे. उसके बाद जो है इनकी लैंग्वेज देखिए, पहले हमने बात की मिस्ट्री एंड जो मिरेकल प्लेस थे आपके, तो मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस में क्या हुआ करता था कि उनकी जो राइटिंग्स हुआ करती थी वो लैटिन में हुआ करती थी. फिर धीरे धीरे जैसे मोरालिटी प्लेज आए थे तो हमने बात की
कि वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है वो यूज की जाने लगी थी। अब जो लैंग्वेज है, जैसे कि हम मार्लो की माइटी लाइन्स की बात करें तो उन्होंने नई नई जो राइटिंग्स हैं, सॉरी नई नई जो लैंग्वेज है, जैसे ब्लैंक वर्ड्स का यूज, नेचुरलिस्टिक डायलॉग्स का यूज, और जो करेक्टर्स है वो बिल्कुल अब प्लेन करेक्टर्स नहीं रहे थे, उन्होंने अपनी कैरेक्टराइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स कर ली थी। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अर्ली रेनेसा को अर्ली रेनेसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज जो है उसका भी रीबर्थ हुआ था। जो लैंग्वेज पहले लेटिन हुआ करती थी, अब जो है वो लैंग्वेज कैसी नेचुरलिस्टिक डायलॉग्स और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के साथ जो है वो लिखने लग गए थे। देन वी हैव पर्पस। आपने देखा कि अर्ली जो हमारे यानी इससे पहले जो एंशिएंट टाइम पीरियड था उसमें जो राइटिंग्स हुआ करती थी, उन राइटिंग्स का आपको लैंग्वेज ध्यान है? क्योंकि मैं देखिए बार बार एक ही बात को रिपीट करती हूँ, मोरालिटी प्लेस जो है वो आपके मिस्ट्री प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस, लिटरेचरल जो प्लेस है वो इस लैंग्वेज में लिखे गए थे। जैसे मोरालिटी जो है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज आ गई थी, लेकिन लिटरेचरल और मिस्ट्री प्ले की अगर हम बात करें तो वो कौन से लैंग्वेज में थे? अगर आपने पहली क्लास देखी है मेरी तो डेफिनेटली यू नो कि इसका आंसर लेटिन आएगा, जो कि उस टाइम पे एजुकेटेड या क्लर्जी जो पर्सन होते थे उनकी लैंग्वेज थी। तो देखिए अब जो है वो लोग क्या करते थे, डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक का मतलब होता है कि जो आर्ट है जो लिखी गई है वो फॉर लाइफ सेक होनी चाहिए। यानी जो भी एंशिएंट राइटर लिखा करते थे उन्हें लगता था कि जो भी वो लिखे उससे कोई ना कोई मोरल वैल्यूज या मोरल मैसेज जो है वो कन्वे हो, है ना, डाइडैक्टिक हो। उनका पर्पस एंटरटेनमेंट के साथ साथ क्या था, उनको सिखाना भी था। लेकिन देखिए इसमें पर्पस जो है वो आपको क्वाइट सिमिलर ही लगेगा, क्योंकि मोरालिटी प्लेस के बारे में यहां पर मैं बात कर रही हूं कि वो एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेट करने के साथ साथ उनको एंटरटेन भी करते थे। तो मोरालिटी में बात करें तो एजुकेशन प्लस एंटरटेनिंग दोनों में ही कॉमन जो है ये चीज आप कह सकते हो है। लेकिन जो आपके मिस्ट्री प्लेज होते थे, जो आपके मिरेकल लिटरेचरल जो प्लेज होते थे, मिरेकल प्लेज होते थे, उनमें क्या था, कंप्लीटली डाइडैक्टिक होता था। सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बाइबल की टीचिंग्स के बारे में सिखाने के लिए वो प्ले जो है उस टाइम पे इनेक्ट किए जाते थे। आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, देन वी हैव दिस स्लाइड जहां से आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, जो मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, इट वुड बी इजी फॉर यू टू कंप्रीहेंड इट नाउ। अर्ली रेनेसा एंड ह्यूमैनिस्ट, आई हैव डिस्कस्ड अर्ली रेनेसा एंड ह्यूमैनिस्ट। देखिए, अर्ली रेनेसा एंड ह्यूमैनिस्ट ड्रामा एंड द टाइम पीरियड इज अराउंड 1550 टू 1580। अब देखिए जो रेनेसा है, टू क्लासिकल ट्रेडिशन टू इंग्लिश ड्रामा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो रेनेसा है यानी जो रीबर्थ हुआ था किस चीज का, जो क्लासिकल रिवाइवल आप कह सकते हो इसको आप, क्लासिकल रिवाइवल यानी जो आपके एंशिएंट जो राइटर्स हुआ करते थे उनके वर्क्स को स्टडी करके फिर से जो है जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो होते थे उनको स्टडी करके जो ड्रामा लिखा गया था उसको क्या कहा गया, द रेनेसा, द अर्ली रेनेसा। और ये जो है आप कह सकते हो, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि कॉमेडीज में इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास क्या है, प्लॉटस एंड टेरेंस। यानी जितनी भी कॉमेडीज हैं, फॉर एन एग्जांपल हम शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ जो है एरर्स की बात करें या किसी और कॉमेडी की उनकी बात करें, तो जो है उसका जो सोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा कि प्लॉटस एंड टेरेंस जो है उनसे इंस्पायर्ड उनके वर्क्स, उनकी कॉमेडीज हुआ करती थी। देन वी हैव ट्रेजेडी। मैंने आपको बताया कि ट्रेजेडी में जाना माना जो फेमस नेम है दैट इज योर सेनेका, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, दीज आर दी ऑथेंटिक राइटर्स। एक तो कैज़मिया है जो जिनकी बुक हम लोग जो है एज अ ऑथेंटिक सोर्स पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो कैज़मियान जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो रेनेसा है ये द ग्राफ्टिंग ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑन टू द नेटिव इंग्लिश स्टेम। तो आपको ये कोटेशन एज इट इज याद रखनी है कि कैज़मिया डिस्क्राइब, जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि द ग्राफ्टिंग ऑफ क्लासिकल लर्निंग मींस जो ये राइटर्स हैं जो हमारे कॉमेडी से जो है कॉमेडी के लिए प्लॉटस एंड टेरेंस एंड जो ट्रेजेडी है उसके लिए सिनेका, इन्होंने क्या किया है, नेटिव इंग्लिश का जो है एक तरह से आप कह सकते हो ये रूट है या स्टेम है, यानी इनसे ही राइटर्स ने आगे चल करके बोरो किया था। आई होप यू गॉट इट। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फर्दर, लेट्स एक्सप्लोर इट। देखिए, नाउ
दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज जो है बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दी थी कि कहां तक हम लोगों को ड्रामा यानी यूनिट 1 जो है हमारी ड्रामा की, वेदर इट इज योर एनी एग्जाम, इट इज योर HPSC, PGT इंग्लिश और TGT और योर KVS एग्जाम और EMRS, एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड श्योर आई एम श्योर कि UGC नेट एंड JRF के लिए भी आप लोग जो है इस चैनल को देख रहे होंगे। तो देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए यू आर प्रिपेयरिंग, you have certain key terms related to this part of the unit of this section, drama, that is your Senecan tragedy. As we have earlier discussed about Seneca, जो हमने बात की थी लास्ट क्लासेस में भी, आज थोड़ा उसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, Senecan जो ट्रेजेडी है हमारी, वो किस प्रकार की ट्रेजेडी होती है, इस टर्म को जो है हम देखेंगे कि जो यूज किया गया है Seneca ने, इस टर्म का एक्चुअल जो है वो मीनिंग क्या है। तो लेट्स सी, देखिए, जो डिराइव्ड फ्रॉम यानी जो सेनेका हमारी ट्रेजेडी है, ये कहां से डिराइव हुई है? डिराइव फ्रॉम द रोमन ट्रेजेडियन, यानी जो हमारे राइटर हैं सेनेका, ये क्या है? रोमन है, ठीक है। एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश ड्रामा। अब आपको पता है रोमन इन्फ्लुएंस तो बहुत हमें देखने को मिलता है अपने ड्रामा के अंदर, is identified by Casimir and Carter and McRae. तो आपको इन 2 राइटर्स का नाम ध्यान रखना है, दे आर वेरी ऑथेंटिक राइटर्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो इन्होंने जो है ये बताया है, मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ा रही हूं कि Senecan जो ट्रेजेडी है हमारे पास, Senecan जो ट्रेजेडी है, ये Seneca नाम का एक रोमन ट्रेजेडियन हुआ करता था। उनकी जो स्टाइल है उस स्टाइल में लिखा गया था, और इसी को आगे चल करके इंग्लिश जो ड्रामा है वो इसी में लिखा जाता है। अब देखिए, ट्रेजेडी मॉडल ऑन सेनेकास प्लेस। अब इसकी खास बात हमें देखनी, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट 5 एक्ट स्ट्रक्चर। जैसे आप मैकबेथ देखिए, मैकबेथ में क्या है, जो शेक्सपियर है उन्होंने 5 एक्ट में लिखा है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए सुटेबल है। देखिए क्या है कि इसको 5 एक्ट के स्ट्रक्चर के साथ लिखा जाता है। सेकेंड वन, इसमें रिवेंज एज सेंट्रल थीम रखा जाता है। रिवेंज एज सेंट्रल थीम। देखिए क्या होता है, मैकबेथ किंग डंकन को जो है मैकबेथ मर्डर कर देता है, और उनका बेटा जो मैकडफ है, आपने पढ़ा होगा ये प्ले, उनका बेटा जो मैकडफ है वो रिवेंज लेने के लिए एट द एंड ऑफ द प्ले क्या करता है, मैकबेथ को मौत के घाट उतार देता है। ठीक है, तो आपको कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि रिवेंज एज अ थीम हुआ करता है किसमें, सेनेकन ट्रेजेडी के अंदर। देन वी हैव सुपरनैचुरल एलिमेंट्स यानी गोस्ट। अब ये भी आपने अगर मैकबेथ पढ़ा है, आपको अच्छे से पता होगा कि इतनी ज्यादा लेडी मैकबेथ जो है, स्लीप वॉकिंग सीन अगर आपने उनका पढ़ा है, तो लेडी मैकबेथ जो है वो स्लीप वॉकिंग यानी वो एक गोस्ट, एक सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का यूज किया है कि वो उसके अंदर इतनी ज्यादा मैड या फिर आप कह सकते हो इनसेन दिखाई गई है कि वो ड्यू टू दैट हेलुसिनेशन, कि उसको भी बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, उसको अपनी जो डेथ है वो नियर लगने लग जाती है, तो उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो उनका जो ये सीन है, इस सीन को सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। देखिए आप इसको यूं समझिए कि जब किंग डंकन का मर्डर कर देता है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के कहने पर, तो क्या होता है, उसको एक जो है ना ड्रैगर दिखता है। ड्रैगर का मतलब होता है, आप इसको यूं समझिए कि खंजर, जो एक बड़ा सा नाइफ होता है जो बुचर्स यूज करते हैं। तो वो जो किंग डंकन को मारने के बाद मैकबेथ को जो नजर आता है ड्रैगर, उस ड्रैगर को एक सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट किया गया है। यानी वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसको लगता है कि ये खंजर जो है ये अब मुझे ही मार डालेगा, और उससे जो है वो बैंकों का, ठीक है, बैंकों का भूत भी नजर आता है मैकबेथ को। तो आप कह सकते हो कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं सेनेकन ट्रेजेडी में। देन वायलेंट, ऑब्वियसली आपको पता है कि मैकबेथ जो है वो थ्रोन को पाने के लिए वो क्या करता है, मर्डर आफ्टर मर्डर करता है। तो आप कह सकते हो वायलेंट है, और ब्लडी प्लॉट्स जो है वो इसके अंदर होते ही हैं। सो बेसिकली हाई फ्लाउन रेटरिक का इसके अंदर यूज किया जाता है। फोकस ऑन टायरनी के ऊपर फोकस होता है। करप्शन ऑफ पावर की इसके अंदर बात होती है। तो आप जो है, आप चाहे तो मैकबेथ के थ्रू समझ सकते हैं, या फिर आप टॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उसके थ्रू भी इस जो है टर्म को आप समझ सकते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि जितने भी एलिजाबेथन राइटर्स हैं,
एलिजाबेथन राइटर्स ने किससे इन्फ्लुएंस होकर के अपनी राइटिंग्स लिखी थी? ऑब्वियसली ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी थी, किससे इंस्पायर होकर के? सिनेका से, जो कि एक रोमन ट्रेजेडियन है। और ऑन द अदर हैंड वी हैव कॉमेडीज जो उन्होंने टेरेंस एंड प्लॉटस से इंस्पायर होकर के लिखी थी। आई होप यू गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। देन आपको मैंने एक टर्म बताई, मैंने डिस्कस किया कि इनकी जो लैंग्वेज होती थी, जो अर्ली रेनेसा में जो राइटर्स हुआ करते थे, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा करते थे। आप इसको यूं समझिए कि ये क्या होती है, एक अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है, इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश ड्रामा इन द गोरबोडक। अब देखिए, गोरबोडक मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जो 1561 में लिखी गई थी। इसको जो है आप कह सकते हैं, इसका सब टाइटल जो है फेरिक्स एंड पॉरिक्स है, और एलिवेटेड टू ग्रेटनेस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, हु वाज कॉल्ड बाय बेन जॉनसन द मास्टर ऑफ मार्लोस माइटी लाइन। अब देखिए, जो आपको एक टर्म यूज की गई थी ना कि मार्लोस माइटी लाइन, आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे जिनके लिए ये फर्स्ट एक्सपोजर है टू इंग्लिश लिटरेचर, वो सोचेंगे कि व्हाट इज मार्लोस माइटी लाइन, ये है क्या? एक्चुअली जो मार्लो ने अपनी राइटिंग्स के अंदर, यानी जो अपनी उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं, उनके अंदर जो ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है स्टूडेंट्स, उसी को क्या कहा गया है? उसी को हम लोग मार्लो की माइटी लाइन्स कहते हैं। अब देखिए, आप इसको यूं समझिए, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, यानी इसके अंदर क्या होते हैं? 10 जो है वो सिलेबल होते हैं, और किसमें? अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड के जो है पेयर के अंदर। यानी आपको इन 10 सिलेबल्स में, यानी एक लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें से जो आपके 5 हैं, 5 फीट जो है, 5 अनस्ट्रेस्ड एंड 5 जो है स्ट्रेस्ड फीट इसके अंदर होते हैं। तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा, देखिए शेल, मैं अगर शेक्सपियर के एक जो है सोनेट की बात करूं, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। देखिए, दिस इज द सोनेट बाय रिटन बाय शेक्सपियर। तो इसके देखिए यहां पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको 2 लाइन्स में डाल दिया, बाकी ये एक ही लाइन होगी आपकी, ठीक है? तो देखिए कैसे होता है, आप इसको पढ़ोगे जब भी, बीइंग अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, आप इसको कैसे पढ़ोगे? आप जो है शेल, आप इसको जो है अनस्ट्रेस रखेंगे, शेल आई कंपेयर दी, यानी इसको हम क्या करेंगे? अनस्ट्रेस, इसको करेंगे हम लोग अनस्ट्रेस, इसको स्ट्रेस, इसको अनस्ट्रेस, और इसको स्ट्रेस, ऐसे पढ़ेंगे इसको। बीइंग अ नेटिव स्पीकर, शिल आई कंपेयर दी। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, इसमें फर्स्ट जो फूट होता है हमारा वो अनस्ट्रेस्ड रहता है, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड, ठीक है? इस तरीके से इसका जो है वो बनता रहता है, टू अ समर्स डे। यहां पे आई थिंक ये नहीं आएगा, हाँ जी, टू अ समर्स डे। तो ये स्ट्रेस, ये अनस्ट्रेस, आगे भी इसकी लाइन है, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको 10 सिलेबल्स में डिवाइड करके और ब्लैंक वर्ड्स को जो है वो समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे गिवन भी है सेम लाइन, 10 सिलेबल लाइन्स ऑल्टरनेटिंग अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड बीट्स। अभी मैंने बताया ना, अनस्ट्रेस्ड and stressed beats with no end rhyme. It became the dominant verse form of Elizabethan drama because it was close enough to natural speech to be actable, yet elevated enough for poetic force. देखिए, हम इंडियंस क्या है कि हम हर चीज को ही स्ट्रेस देके बोलते हैं, एम्फेसाइज करके बोलते हैं, लेकिन अगर आप एक नेटिव स्पीकर, एक ब्रिटिश जो है किसी भी स्पीकर को आप बोलते हुए सुनेंगे, तो विल कम टू नो कि वो लोग जो हैं वो प्रॉपर एक पिच के साथ जो है कोई भी प्रोनाउंसिएशन या कोई भी जो है लाइन को बोलते हैं, जिसमें कुछ अनस्ट्रेस और स्ट्रेस जो है उसके आप कह सकते हो रिदमिक पैटर्न होता है। सो दिस इज all about blank words. Moving on to the next point, you can take the screenshot of it. This is your blank verse. It is written in iambic pentameter. Penta means your 5 feet, total 10. Introduced into English drama in Gorboduc, elevated to greatness by Christopher Marlowe, जिसको Ben Jonson ने, it is again very important कि Ben Jonson ने उसकी जो है उसको क्या कहा है? Ben Jonson ने mighty line का है. It is the question that has been asked in your
यूजीसी नेट एग्जाम एंड ऑल्सो इन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आरपीएससी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट यूफिज्म। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज कैसे हुआ करती थी, क्यों इसको हम अर्ली रेनेसा का नाम दे रहे हैं, किस तरीके की उनकी जो है राइटिंग्स में चेंजेस आए थे। तो हमने अभी पढ़ा कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, वो उनकी ऑर्नेट लैंग्वेज, ब्लैंक वर्ड्स, वो जो है नेचुरल डायलॉग्स का यूज कर रहे थे अपनी राइटिंग्स के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे यूफिज्म का यूज कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो यूफिज्म क्या है, देखिए, लेट मी एक्सप्लेन। जॉन लाइली, आपने इनका नाम सुना होगा। इनका एक प्रोज रोमांस है यूफिस, जिसका सब टाइटल है द एनाटमी ऑफ विट। इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया था, आप यूं कह सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने जब यूज किया अपने वर्क्स के अंदर, देन द अदर राइटर्स और द क्रिटिक केम टू नो कि कैसे जो है यूफिज्म का किसी राइटिंग के अंदर यूज किया जाता है। देखिए, यूफिज्म का मतलब कि आप यूं समझिए कि आपने अपने वर्क्स के अंदर, यानी आप कोई भी पोइट्री लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, उसके अंदर आप एलिट्रेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलिट्रेशन, मेटाफोर, एंटीथेसिस, है ना, एंटीथेसिस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है एग्जैजरेशन के लिए आप अलग तरह की टर्म्स यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये जब चीजें आप अपने वर्क्स के अंदर डालने लग जाते हैं, यानी ऑर्नेट लैंग्वेज का अपनी राइटिंग्स के अंदर यूज करने लग जाते हैं, दैट इज नोन एज यूफिज्म। और इसके लिए किन्हें जाना जाता है, इन्हें, जॉन लाइली को इसके लिए जाना जाता है एनाटॉमी ऑफ विट के लिए। अब देखिए, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसी की थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेंगे हम। एक्स्ट्रावेजेंट, highly artificial prose style characterized by elaborate antithesis, alliteration, classical allusions, and comparisons drawn from natural history. Lyly brought this style into drama and it influenced the witty, ornate dialogue of court comedy. तो आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने इतनी सारी चीजों का, एलिट्रेशन होता है, आप हिंदी में पढ़ते होंगे अनुप्रास अलंकार जिसको कहते हैं, जिसमें किसी एक वर्ण की जो है बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि मैं बोलूं शी सो अ शेल ऑन अ शोर, तो दैट मीन्स जो एस जो है आपका, बार बार जो एस जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, यानी स जो आपका यहां पर लेटर है, इसकी बार बार जो रिपीटेशन हो रही है, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। उसके बाद एंटीथेसिस की अगर हम बात करें, तो आपने अगर जो है मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट पढ़ा है, दैट इज रिटन इन 1667, तो आप उसमें जो है एक लाइन पढ़ी होगी आपने सैटर्न की, जिसमें इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। यस, ये जो लाइन है, इसमें आपने देखा कि दो कॉन्ट्रेरी आइडियाज एक साथ जो है हमें गिवन है, तो आप इस लाइन से भी समझ सकते हैं। दूसरा, आप ये सोचिए कि अगर मैं कहूं इजी कम इजी गो, तो देखिए इजी कम इजी गो कैसे हो सकता है, दीज आर दी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। जब स्टेटमेंट्स ऑपोजिट होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अलग होते हैं, कंट्रास्ट में होती हैं, तो दैट इज नोन एज योर एंटीथेसिस। क्लासिकल एल्यूशंस, आप देखेंगे कि बहुत से एंशिएंट राइटर्स को एज ए एल्यूशन, जैसे आप अगर सोनेट्स के अंदर बात करें स्पेंसर की, तो उन्होंने बहुत से क्लासिकल राइटर्स के एल्यूजन्स अपने सोनेट्स के अंदर दिए हैं, वो हम पोएट्री सेक्शन में देखेंगे। Comparisons drawn from natural history, Lyly brought this style into drama. तो आपको जॉन लाइली का ये कंट्रीब्यूशन इन ड्रामा याद रखना है। यूफिज्म टर्म क्या होती है, आई होप आपको समझ में आ गई कि टू मच ऑफ ऑर्नेट या आर्टिफिशियल लैंग्वेज का जो यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज यूफिज्म। Then moving on to the next slide, Ralph Royster Doyster and we have Gammer-Gurton's needle. देखिए, these two important yet the very beginning of the drama, आप इसमें देख सकते हैं कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ये निकोलस यूडाल ने लिखा है, और ये जो है किसने लिखा है, विलियम स्टीवेंसन ने। ये अर्ली कॉमेडीज के एग्जाम्पल हैं, एज वी हैव रेड अबाउट द अर्ली ट्रेजेडी गॉर्बोडक 1561। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉमेडी के बारे में। देखिए, निकोलस यूडाल की राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है, और फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी जो है इसको कहा जाता है गैमर-गर्टन्स नीडल, यानी इनको जो है फर्स्ट आप ये कह सकते हैं राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ये एक फर्स्ट
रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी का एग्जाम्पल है। जो आपका गैमर गर्टन स्निडल है उसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की, जो सॉरी निकोलस यूडाल की राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है राल्फ। राल्फ कैसा है, बहुत ही बोस्टफुल और एक फुलिश सूटर है। बोस्टफुल मतलब वो अपने बारे में हमेशा कुछ ना कुछ जो है इन वेन, मतलब बहुत ही आइडल सा करेक्टर है ये, बहुत ही वेन सा करेक्टर है, निकम्मा सा, और जो क्या है बोस्टफुल है, लेकिन क्या है बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, एंड फुलिश सूटर टू। मैथ्यू मैरी ग्रीक इसके अंदर एक वीटी और स्कीमिंग कंपेनियन है। ये वाइस लाइक करेक्टर है, ये पढ़ा है ना हमने। वाइस लाइक फिगर का मतलब क्या है कि शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं या फिर अदर जो राइटर्स के, अगर डॉक्टर फोस्टर्स की हम बात करें तो दे आर द वाइस लाइक करेक्टर्स, यानी उनके अंदर कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है और उस ट्रेजिक फ्लॉ या हमाचिया जो है उसके कारण वो पूरी जो है स्टोरी जो है वो एंड की तरफ यानी डिनाउमेंट की तरफ जाती है। तो देखिए एक आप कह सकते हो जो वाइस करेक्टर्स होते हैं, VICE वाइस, इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, ये नेगेटिव आप कह सकते हो कॉनोटेशन है। तो वाइस जो है वो क्या करता है, एक लाइफ फोर्स है फॉर द प्लॉट ऑफ द ड्रामा, यानी किसी भी ड्रामा को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे लिए वाइस लाइक कैरेक्टर, जैसे इयागो को मैं कह सकती हूँ, इयागो जो है वो एक वाइस लाइक फिगर है। डेम क्रिस्टियन, तो ये यहाँ पर मैथ्यू मैरी ग्रीक जो है ये इसके अंदर वाइस लाइक फिगर है, यानी ये इसमें एंटागोनिस्ट है इसमें। देन वी हैव डेम क्रिश्चियन कस्टिन्स, ये एक विडो होती है और जिसको राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो है एज अ सूटर चेस करता है, यानी वो चाहता है कि वो जो डेम क्रिश्चियन है इसके साथ वो वेडिंग करे। फिर वी हैव गुड लक। गुड लक कौन है, ये ऑलरेडी इंगेज्ड है, यानी आफ्टर जब ये विडो बन जाती हैं उनके बाद गुड लक के साथ इनकी एंगेजमेंट हो जाती है। लेकिन सूटर कौन है इनका, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, यानी ये भी चाहता है, इट्स अ लव ट्रायंगल हियर। तो आप समझ सकते हैं कि डेम और उधर जो है मैरी ग्रीक, सॉरी गुड लक, डेम एंड राल्फ, इन तीनों का जो है यहाँ पर लव ट्रायंगल चलता है। तो प्लॉट यहां से ऐसे चलता है कि राल्फ जो कि एक वेन एंड डिम विटेड को आप यूं लगा सकते हो कि एक फूल, यानी मंद बुद्धि सा एक ब्रैगर्ट है। ब्रैगर्ट का मतलब जो अपने आप में बोस्ट ऑफ करता है। फॉल्स इन लव विद जेम कस्टेंस हु इज एंगेज्ड टू गुड लक, हिज स्कीमिंग कंपेनियन। अब देखिए राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर के साथ कौन जो है उसके आप कह सकते हो गलत इरादों में शामिल होता है, मैरी ग्रीक, मैथ्यू मैरी ग्रीक, इसका क्राइम इन पार्टनर इन क्राइम होता है। हिज स्कीमिंग कंपेनियन मैरी ग्रीक एनकरेजेस राल्फ्स डिल्यूजन्स, यानी वो डिल्यूजन में है कि शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू मैरी हिम, है ना, ऐसा कुछ डिल्यूजन है, और उसका साथ कौन देता है, मैरी ग्रीक, while also mocking him. A comic battle is staged between Ralph's army and Kirsten's household of women. अब देखिए इनकी आपस में जो है एक बैटल आप कह सकते हो, वर्बल भी कह सकते हो, किसी भी तरीके से ले सकते हो, उनके बीच में एक लड़ाई शुरू होती है। राल्फ इज thoroughly defeated, और इसमें जीत किसकी होती है, जो कस्टेंस है, हमारी जो हीरोइन है, उसकी जो हाउस होल्ड विमेन है उनकी जीत हो जाती है। एंड गुड लक रिटर्न एंड रिकंसाइल्ड विद कस्टेंस व्हेन हर ऑनर इज प्रूवन। अब देखिए क्या होता है कि ये मिल करके उसके ऑनर को जो है स्टेन करने की कोशिश करते हैं, यानी ये कहते हैं कि डेम भी मेरे साथ जो है शी इज ऑल्सो इन लव विद मी। लेकिन जब लास्ट में क्या होता है कि कस्टेंस जो है उसका जो ऑनर है वो प्रूव हो जाता है, तो वापस से रिकंसाइल कर लेता है, यानी वापस से जो है अपना लेता है गुड लक किसको, कस्टेंस को। सो दिस इज द रेजोल्यूशन। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, इनका रेजोल्यूशन इनको मिल गया कि लास्ट में एक हो गए। सिग्निफिकेंस क्या है, ये रोमन कॉमेडी ऑफ, देखो कॉमेडी का पार्ट है ये, तो ये रोमन कॉमेडी ऑफ प्लॉटस जो है जिसमें एक माइल्स ग्लोरियसस नाम का एक जो है ब्रैगेट सोल्जर होता है, उसके ऊपर मॉडल्ड है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप जो है ये ध्यान रखेंगे कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी है वो कहां से इंस्पायर होकर के लिखी गई है। तो पहली बात आपको पता है कॉमेडी है तो प्लॉटस या टेरेंस में से किसी एक राइटर में से जो है इंस्पायर हुई होगी। देन इसका जो माइल्स ग्लोरियसस है किसके ऊपर बेस्ड है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर का कैरेक्टर। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। यूडाल ट्रांसप्लांट्स द लेटेंट कॉमिक स्ट्रक्चर इनटू एन, अब ये देखो पता है आपको इंग्लिश डोमेस्टिक सेटिंग के अंदर इसका जो है उसने आप कह सकते हो सेट किया है अपनी इस वर्क को। एंड आपके जो राइटर्स हैं, जो ऑथेंटिक राइटर्स कार्टर एंड मैक्रे, उन्होंने जो है राल्फ को
क्या कहा है, प्रोटोटाइप ऑफ शेक्सपियर्स कॉमिक ब्रैगर्ट, जैसे सर एंड्रयू ऑगविच है, इसको कहा है कि राल्फ से इंस्पायर, यानी कि माइल्स से इंस्पायर होकर के राल्फ लिखा गया और राल्फ से इंस्पायर होकर के शेक्सपियर ने अपना जो ब्रैगर्ट है सर एंड्रयू उसको लिखा है. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is going to be your last slide for this session. As I have told you कि दो जो हैं कॉमेडी के बारे में आज हम देखेंगे. We have discussed Ralph Roister Doister written by whom? Nicholas Udall. And the second one, this is your Gammer-Gurton's Needle. अब देखिए, needle आपको पता है what is needle? चलो नहीं पता तो let me tell you. नीडल होती है ना, जो आप कह सकते हो स्विंग मशीन के अंदर जो नीडल होती है, या किसी भी चीज को आप जब सील रहे होते हैं कपड़े वगैरह, तो उसमें जो नीडल का यूज कर सकते हैं, वही नीडल की यहाँ पर बात हो रही है. सो इट्स अगेन कॉमिक एलिमेंट यूज्ड बाय विलियम स्टीवेंसन इन दिस वर्क, गैमर-गर्टन्स नीडल. दिस इज एट्रीब्यूटेड, यानी ये लिखी गई है अराउंड 1553 एंड कहीं तो इसका ये मिलता है कि इसको जॉन स्टिल ने लिखा है, और कई बुक्स ये बताती है कि विलियम स्टीवेंसन ने इसको लिखा है. और ये पहली बार जो परफॉर्म किए गए थे. देखिए, मैं एक एक्स्ट्रा आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अर्ली जो रेनेसा है, जैसे पहले वाले जो एंशिएंट राइटर, ग्रीक राइटर्स हुआ करते थे, वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेज करते थे. वो कहाँ करते थे? इनसाइड द चर्च. फिर उसके बाद यार्ड ऑफ द चर्च, उसके बाद वैगन्स के ऊपर वो अपनी टीचिंग्स को जो है लोगों तक फैला रहे थे. अब जो है इनका जो मीडियम था जहां पर ये अपने परफॉर्मेंस दिया करते थे, वो स्कूल, यूनिवर्सिटीज, है ना. अब ये हो गए थे, यानी एक चेंज और आ गया था कि पहले उनकी स्टेज जो है वो लिमिटेड थी टू द चर्च, इनसाइड द चर्च. उसके बाद आउटसाइड द चर्च ऑन द वैगन, जो वैगन कार्ट होते थे उनके ऊपर घूम घूम करके वो एक दिन में 3 से 4 सेम परफॉर्मेंस दिया करते थे. अब क्या था, अब जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ की जाती थी? वो स्कूल या यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर जो है परफॉर्म की जाती थी. अब आप ये देखिए कि जो क्राइस्ट कॉलेज है वहां पर इसको परफॉर्म किया गया था, कैम्ब्रिज के अंदर. सेकेंड ओल्डेस्ट इंग्लिश कॉमेडी का इसको जो है आप कह सकते हो टाइटल दिया गया है. सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देखिए, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. देखिए, गैमर-गर्टन्स. अब इसमें कौन है आपको ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पे टिटुलर जो करेक्टर है हमारा, जो टिटुलर करेक्टर है दैट इज गैमर-गर्टन. एक ओल्ड वुमेन होती है, उसका एक सर्वेंट होता है हॉज, एक होता है डाइकन, एक बैगर होता है या ट्रिक्स्टर कह सकते हैं, एक चालाक व्यक्ति होता है डाइकन. ये वाइस फिगर है, आपको वाइस फिगर जरूर याद रखने हैं. डेम चैट जो है वो गर्टन की, यानी डेम करेक्टर इसमें भी है, और हमारे लास्ट में डेम कस्टेंस जो है वो हमारी प्रोटैगनिस्ट भी थी. गर्टन्स नेबर है. डॉक्टर रेड जो है वो लोकल क्यूरेट है. मास्टर बेली जो है वो मैजिस्ट्रेट है वहां का. These are the characters. So आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइजेशंस जो हैं अर्ली रेनेसा में यूज की जाने लगी थी, यानी स्टॉक ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं. तो हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स अब हमें पढ़ने को मिल रहे हैं. अब देखिए इसका प्लॉट क्या है. प्लॉट क्या है? गैमर-गर्टन लूजेस हर स्विंग नीडल, यानी गैमर-गर्टन जो है वो अपनी स्विंग जो नीडल है उसको लूज कर देती है, खो देती है. एक प्रीशियस हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट माना जाता है किसी भी लेडी के लिए, बीइंग अ ओल्ड वुमेन. एक रगिश जो डाइकन है स्टीयर्स अप अ क्वार्रल बिटवीन गर्टन एंड हर नेबर डेम चैट बाय टेलिंग ईच दैट द अदर हैज द नीडल. अब ये जो बंदा है, क्यों कहा मैंने इसको डाइकन को कि ये एक तरह से यहाँ पर ट्रिक्स्टर है, यानी ये इनके बीच में लड़ाई करवाएगा, है ना, जो मेन वाइस फिगर है इसमें, कि इनके बीच में गैमर-गर्टन और उसकी नेबर जो डेम है उन दोनों के बीच में झगड़ा करवा देता है. और कहते हैं ना, जब एक दूसरे के, जैसे आप हाउसफुल मूवी देखते हैं या फिर कोई और, जैसे रिसेंटली हम आपने देखी होगी भूत बंगला मूवी, उसमें देखिए छोटी छोटी चीजें जो हैं थोड़े से आप कह सकते हो हंसी मजाक के लिए घोस्टली एलिमेंट्स, या आप कह सकते हो आपस में स्लैपस्टिक्स जो है वो यूज की जाती हैं. तो स्लैपस्टिक्स है काइंड ऑफ छोटे मोटे इनके आपस में जो हंसी मजाक, हंसी ठिठोली या एक दूसरे से जो झगड़ा करने की जो नेबर्स की हैबिट है उसको प्रेजेंट किया गया है ना. तो वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं. उसको डेम को कह देते हैं कि गर्टन के पास है उसकी नीडल, गर्टन के पास ही है ना, और गर्टन को कहते हैं कि किसके पास है, डेम के पास है. ठीक है, इससे कॉमिक सीरीज ऑफ एक्विजिशन शुरू हो जाता है, यानी इसमें ब्लेम गेम शुरू हो जाता है. ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, है ना. इस तरीके से ब्राउल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स फॉलोस इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट द होल विलेज.
अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो 2 से 3 तक गई कि तुम्हारे पास हो गई, 3 से 4 तक, यानी होल विलेज को उसके अंदर जो है शामिल कर लिया गया और एक तरह से कॉमिक जो सीन है वो क्रिएट हो गया। द नीडल इज फाइनली डिस्कवर्ड स्टक इन होर्स ब्रिचेस ऑल लॉन्ग। अब देखिए क्या होता है, लास्ट में पूरे ही कहते हैं ना, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि नीडल गुम हो गई है, नीडल गुम हो गई है, और लास्ट में किसके पास मिली, वो गर्टन की, जो गर्टन का जो सर्वेंट है होज, उसकी ब्रिचेस में जो है वो उलझी हुई मिली। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स इन दिस क्लास, लाइक हमने जो है पढ़ा कि व्हाट इज अर्ली रेनेसां, फिर हमने पढ़ा कि ह्यूमैनिज्म जो है इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ह्यूमन को या इंडिविजुअल को जो है एज अ सेंट्रल फोर्स माना जाने लगा, है ना। उनकी जो अप्रोच है अर्ली रेनेसां राइटर्स की, वो थियोसेंट्रिक से क्या होगी, जो है पोसेंट्रिक होगी। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन पे बेस्ड हो गई। पहले उनकी लैंग्वेज लेटिन हुआ करती थी, वर्नाकुलर हुआ करती थी, अब जो लैंग्वेज है उनकी काफी नेचुरल डायलॉग्स पे चेंज हो गई, और आप कह सकते हो कॉलिक्वल लैंग्वेज वो लोग थोड़ी यूज करने लग गए। उसके बाद हमने कुछ देखा, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है वो रेनेसा यानी रीबर्थ ऑफ रिवाइवल, रीबर्थ ऑफ जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनका हुआ। जैसे उन्होंने कॉमेडी जो है वो प्लॉटस ऑन टेरेंस से जो है ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ करके अपने राइटिंग्स में डाली, ठीक है, एल्यूजन्स का यूज किया। जैसे कि जो सिनेका, जो ट्रेजेडीज हैं वो सिनेका से इंस्पायर होकर के उन्होंने लिखनी शुरू की। सो हम लोगों ने पूरा एक बेसिक जो अर्ली रेनेसां प्लस ह्यूमैनिज्म जो है उसको कवर कर लिया है। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी भी हमने देखी, और सेकंड जो कॉमेडी है वो भी हमने देखी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू।